आजकल इंडिया पाकिस्तान के स्कोर से बड़ा हो गया है एनडीए वर्सेस इंडिया का स्कोर। ये वो स्कोर है जो शायद डिसाइड करेगा कि 2024 में इलेक्शन कौन जीतने वाला है लोकसभा में। स्कोर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक पॉइंट दोनों में से एक के खाते में जाते हैं। किसके खाते में वो ज्यादा जा पाते हैं वही आपको अगला प्रधानमंत्री देगा। आज इंडिया नाव में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि 7 मेजर पॉइंट्स जो हुए हैं जब से इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है उस पर क्या स्कोर है, क्या प्रतिक्रिया है और किसका पलड़ा अब तक दोनों दलों में से सबसे ज्यादा भारी है। हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगला इलेक्शन एनडीए जीतेगा या इंडिया अलायंस। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। पहला पॉइंट कोई सरप्राइज नहीं है कि बीजेपी और एनडीए दल में गया था, क्योंकि उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया था कि वो एक साथ नरेंद्र मोदी जी के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे। उनका नेता एक ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसका फायदा उनको इलेक्शन में जरूर होगा। पहला पॉइंट गया एनडीए के खाते में 1-0, लेकिन बिल्कुल समझ लीजिए 24 घंटे बाद ही इंडिया अलायंस, जिसका उस समय तक कोई नाम नहीं था, यूपीए ही नाम चल रहा था, उन्होंने अपना नाम I.N.D.I.A यानी इंडिया रखा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। ये नाम इतना पावरफुल है, देश का ही नाम आपने रख लिया है कि आपको उससे काफी ज्यादा वोट मिल सकते हैं। जो लोग ना इधर के थे ना उधर के थे, वो हो सकता है इंडिया नाम से इंडिया अलायंस को वोट दें। तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और इसके बाद इमीडिएटली स्कोर हो गया था 1-1 और दोनों पार्टीज बराबर हो गई थी। 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई जिससे फिर से इंडिया अलायंस बुरी तरह से नीचे आ गई। उनको बहुत बड़ा झटका लगा। जो पहला काम हुआ वो ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से हाथ मिलाने के बाद भी ये अनाउंस कर दिया कि बिहार में वो खुद अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी बिना किसी के अलायंस के इलेक्शन लड़ेगी। ये बहुत बड़ा तमाचा उन्होंने अपने अलायंस को मारा। और अगर ये कम था तो कांग्रेस ने जो ममता बनर्जी के लिए कहा कि वो करप्ट है और किसी को बंगाल में नहीं घुसने दे रही, अपने राइटिंग की वजह से, अपने वायलेंस की वजह से इसने अलायंस को और ज्यादा तितर बितर कर दिया। तो इन दोनों बातों से पॉइंट मिल गया, एक मुद्दा मिल गया एनडीए को, और उनका स्कोर जा पहुंचा 2-1। उन्होंने लीड फिर से ले ली, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक वो लीड नहीं ले पाए, क्योंकि आपको बता दें जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद कांग्रेस ने और अपोजिशन ने दावा किया था कि जो 26 दलों का उनका अलायंस है वो 28 दलों का हो गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की 2 पार्टीज उनको ज्वाइन कर रही हैं। तो क्योंकि वो 26 से 28 हो गए हैं, उनका दल और बढ़ गया है, तो नेचुरली उनको कुछ सीटों का नॉर्थ ईस्ट में फायदा होगा। और उन्होंने अपने आप को एनडीए के पास बराबर कर दिया है 2-2 से, और उनका पलड़ा दोबारा से बराबर हो चुका है। फिर बीजेपी मौका देख रही थी, मॉनसून सेशन खत्म हो गया, कि क्या कर सकते हैं, और उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना एक प्लान, एक आइडिया याद आया जो 2018 से बीजेपी कर दिया। अगर उनको आप देखें तो वो था 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रोग्राम या प्लान, यानी कि देश के जो इलेक्शन है और स्टेट्स के इलेक्शन है वो एक साथ होंगे। बार बार हर 6-6 महीने में कोई इलेक्शन नहीं होगा, नेता इधर उधर नहीं भागेंगे, और देश को हजारों करोड़ रुपए का फायदा जो हो सकता है वो होगा। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उसको जरूर देखें कि भारत को कितना फायदा होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रोग्राम आ जाता है। इसको मास्टर स्ट्रोक कहना चाहिए बीजेपी का, क्योंकि अगर सारे इलेक्शन एक साथ 2024 में होंगे तो मोदी वेव जो सेंटर में चल रही है वो स्टेट इलेक्शंस में भी चल पड़ेगी, और उसका फायदा कई सारी स्टेट्स में बीजेपी को होगा, एनडीए को होगा। और स्कोर इसके बाद बन गया 3-2, यानी एनडीए के पास अब 3 बड़े पॉइंट्स हैं और ऑपोजिशन इंडिया के पास 2 पॉइंट्स। ज्यादा देर तक लेकिन ये खुशी अभी तक एनडीए एंजॉय भी नहीं कर पाया था कि उसके बाद महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इशू हो गया। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक ऐसा इशू होगा जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको पब्लिकली मराठाओं से माफी मांगनी पड़ी। जलना जो महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर मराठा कोटा का प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन जब वो वायलेंट हो गया तो पुलिस को थोड़ा रिस्ट्रेन करना चाहिए था, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। लाठी चार्ज तक हुआ प्रोटेस्टर्स पे और लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया, प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन करा, और ये बात बीजेपी की सरकार पर उल्टी पड़ गई उस पुलिस एक्शन के कारण।
तो आप ये समझे कि जो मराठा पॉपुलेशन है, जो पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, वो कुछ समय के लिए ही सही बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार से थोड़े से नाराज हो गए हैं, और इसका फायदा कांग्रेस भरपूर तरीके से उठा रही है, उठाना भी चाहिए। स्कोर पहुंच गया 3-3। आखिरी 7वें पॉइंट को जो कल परसों में ही हुआ है वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ सर्वेज भी चल पड़े हैं जिसमें कहा है कि एनडीए और जो अपोजिशन है उनके जो फासला है वो बहुत कम रह गया है। अगर अभी इलेक्शन हो तो दोनों को करीब 40 से 45% के बीच में ही वोट शेयर मिलेगा, तो बड़ी कांटे की टक्कर, और एक एक मुद्दा दोनों को या तो इलेक्शंस की जीत की तरफ ले जाएगा या उससे दूर ले जाएगा। और ये 7वां पॉइंट जो अब खड़ा हो गया है, हो सकता है ये बीजेपी को अभी कुछ समय के लिए बहुत बड़ी लीड दे दे। उदयनिधि स्टालिन जो डीएमके के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने जो कहा है उससे पूरे देश में बवाल हो गया, सारी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि हिंदू धर्म को तो हटा देना चाहिए, वो किसी बीमारी से कम नहीं है, और इसके बाद जो होना था वही हुआ। बीजेपी और कई और दलों ने इसका बिल्कुल विरोध किया और उसको कहा है कि इमीडिएटली स्टालिन को अरेस्ट किया जाए, और कांग्रेस को यह कहा अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो अपने अलायंस पार्टनर्स की तरफ से आप अपोलोजाइज करें। और यहां तक कि एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने, उन्होंने इस पर उदयनिधि स्टालिन पर केस कर दिया है, और कश्मीर की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी स्टालिन पर केस करने का फैसला कर लिया है। स्टालिन बुरी तरह से फंस जाएंगे। जो राहुल गांधी बीजेपी को कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी मणिपुर पे क्यों मौन है, अब वही बीजेपी और एनडीए राहुल गांधी को कह रही है कि इतने बड़े मुद्दे पर आप क्यों मौन हो। क्या क्रिश्चियन मिशनरीज से आपने इतने पैसे खा लिए? क्रिश्चियन मिशनरीज से जो आपके डीएमके की पार्टी के हेड्स हैं वो इतने ज्यादा कन्वर्ट हो चुके हैं कि उनको और कुछ नहीं सूझता सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने के अलावा। और अगर आपने माफी नहीं मांगी तो ये मुद्दा बढ़ेगा, और यकीन मानिए ये ऐसा मुद्दा है, अगर ये बढ़ गया तो पोलराइज कर सकता है और ये ऑपोजिशन को नुकसान करेगा, ये उन्हीं की वजह से उनको नुकसान करेगा। और 4-3 है एनडीए के पक्ष में, पर कांग्रेस ने संज्ञान नहीं लिया, वो चुप बैठी रही, तो 4-3 का 5-3, 6-3 हो जाएगा, उनको नहीं पता चलेगा, और बीजेपी फिर से 2024 में सरकार बना लेगी। तो आपको क्या लगता है कि एनडीए लीड मेंटेन करके रखेगी या इंडिया अलायंस कुछ ना कुछ करके बराबरी हासिल कर लेगा और एनडीए को लगभग हर मुद्दे पर चैलेंज करेगा? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आगे मामला। देखते रहिए इंडिया नाउ। नमस्कार, जय हिंद।